हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज से बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें मैंने जो है बिहार दरोगा का जो एडिटोरिया का जो बुक है उसको लिया है। और ये बुक बहुत ही अच्छी है। अगर आपको एक्चुअल में प्रैक्टिस करनी है तो आप इस वीडियो को तो देखिए, बट इस बुक को जो आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के माध्यम से अपने पास मंगा के और इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। जहाँ तक मैंने देखा है कि एज़ कम्पेयर टू अदर बुक्स जो हैं उनसे इसका लेवल बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को जो है फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे भी या फिर आपके नज़दीक में जो भी मिल रहा है वहाँ से आप इस बुक को ख़रीदिए और ख़रीद के जो है इसका प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छी बुक है। वैसे इस वीडियो के सारे कंटेंट जो है इस बुक से लिए गए हैं। सो सारे इसके अधिकार जो है वो एडिटोरिया के पास ही सुरक्षित हैं। तो चलिए हम लोग जो है इस पेपर को सॉल्व करते हैं। ओके। सो पहला क्वेश्चन है इसमें कि मेकांग डेल्टा कहाँ पर स्थित है। तो मेकांग डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो मेकांग डेल्टा जो है देखिए ये वियतनाम में स्थित है। ठीक। और जो मेकांग नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है वही जो है क्या करती है, अवसाद जो लेकर बहा कर लेके आती है और वियतनाम के दक्षिण पश्चिम भाग में ये अपने अवसाद को, सेडिमेंट्स को क्या करती है, इकट्ठा कर देती है और उसी से जो है डेल्टा का निर्माण होता है। तो यही जो है मेकांग डेल्टा है। और ये मेकांग डेल्टा कहाँ पर है तो आप याद रखिएगा वियतनाम में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। देखिए वायुदाब, आप एक बार आंसर को टिक कर लीजिए। ओके। देखिए वायुदाब को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है तो बैरोमीटर यूज किया जाता है। अगर अचानक जो है वायुदाब में गिरावट देखी जाती है तो इसका मतलब क्या है कि एयर प्रेशर लो हो रहा है। तो क्या होगा, उधर से समुद्र से हवाएं जो हैं किधर की तरफ, ज़मीन की तरफ आएंगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अचानक वाला है तो तूफानी मौसम जो है यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। देखिए टिक इसमें किया हुआ है पहले से, बट इसको ध्यान में ज़रा देख के समझिएगा कि हरित क्रांति का जो मेन पर्पज था वो था क्या था कि प्रोडक्शन को बढ़ाना। किसके? फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो क्या केवल अच्छी क्वालिटी के बीज डाल देने से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? जी नहीं। केवल अगर आप अच्छे खाद फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तो बढ़ जाएगा? नहीं। ठीक। तो इन चारों चीज़ों की, जैसे एक हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की बात की जा रही है, जिस सीड्स की वैरायटी जो है बहुत अच्छी हो। और देखिए सिंचाई के भी साधन अवेलेबल होने चाहिए, सतही जल से या फिर और भूमिगत जल के द्वारा। फिर अच्छे उर्वरक का भी यूज किया जाना चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो उसके भंडारण की भी व्यवस्था होनी चाहिए और उसको विपणन और वितरण, उसको जहाँ जहाँ तक जो है पहुँचाना है उसका भी क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके से पूछा जा सकता है, प्रतिशत में पूछा जा सकता है और एक क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा सकता है। ठीक। तो आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है कि प्रतिशत के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो जो 2019 की जो वन परिस्थिति की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से, ठीक, 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था, उसके हिसाब से जो क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वन आच्छादित क्षेत्र है। जबकि प्रतिशत के मामले में देखेंगे तो वो क्या था, मिजोरम। ओके। ठीक।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई घटते क्रम में लिखना है। ठीक, व्यवस्थित करना है, मतलब सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की? तो देखिए, इस जो दिया हुआ है डेटा उसमें सबसे बड़ी नदी जो क्या हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी सबसे पहले। ठीक, इसका जो लंबाई है लगभग 1465 किलोमीटर का है। ठीक, 1465 किलोमीटर का। ओके, फिर गोदावरी के बाद तो पहले नंबर पे हमारा क्या आना चाहिए, 2। देखिए 2 और 2 ये जो दोनों हैं इसमें है और इसमें नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बचा या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। तो उसके बाद जो नदी है उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। ठीक, फिर इस मेथड से देखते हैं 2 3 दोनों में है। अब ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो डिसाइड करता है कि कौन सी नदी इसके थर्ड नंबर पे है। तो देखिए थर्ड नंबर पे जो है वो नदी का नाम है नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो लगभग 1312 किलोमीटर है। ठीक, 1312 किलोमीटर। और उसके बाद चौथे नंबर पे आएगी कावेरी नदी, जिसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 800 किलोमीटर है। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग अगर इसको अरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3, फिर उसके बाद 1 और 4। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, बट इसको आप अच्छे से समझ के देखिएगा और इस बुक को फिर से मंगा के आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए दर्रे दिए हुए हैं और वो किस राज्य से संबंधित है वो दिया हुआ है। ओके, तो देखिए मुलिंगला दर्रा ये उत्तराखंड में है। इसका नाम भी शायद आप इसी बुक में सुन रहे होंगे, बाकी जो भी आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे उसमें वही नॉर्मल जो चला आ रहा है सदियों से उसी का नाम, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं देते हैं लोग। ठीक, मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड में। ठीक है, जेपलेला दर्रा सिक्किम में, ये भी सही है। बात आ गई दीफू दर्रा की, तो देखिए दीफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मिजोरम में नहीं है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो हमारा ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तूजू दर्रा कहाँ पर है, तो मणिपुर में स्थित है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। गाय की नस्ल के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए सुरती, सुरती जो है ये गाय की नस्ल नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, ये सुरती जो है वो किसकी है, भैंस की नस्ल है। सुरती, मुर्रा ये सब जो है भैंस की नस्ल है। जबकि मालवी, ठीक, बाचौर और कांकरेज ये जो हैं किसकी हैं, तो गाय की नस्ल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। ठीक, तो अभी सबसे पहले मेकांग आया था, उसी तरीके से कामेंग आया है। देखिए थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है केवल। अब ये दोनों कहाँ पर हैं, अब देखिए वियतनाम में मेकांग डेल्टा कहाँ पर था, वियतनाम में। ठीक, उसी से संबंधित नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये। और यहाँ पर देखिए 600 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन परियोजना है ये अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पर, तो ये देखिए कामेंग नदी पर ही है। तो कामेंग नदी कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक, सफल की बात की जा रही है, असफल की नहीं। तो सफल की बात की जाए तो ये होगा मुंबई में। ठीक, अब इससे पहले भी जो है स्थापित करने का प्रयास जो है वो किया गया था। कहाँ पर,
तो फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में। कौन से ईयर में? तो 1818 में जो है किया गया था प्रयास, बट ये जो है सफल नहीं हो पाया। ये जो है सफल नहीं हो पाया था। तो कहाँ पर? तो सफल प्रयास जो है वो स्थापित किया गया तो बम्बई में। और सबसे पहला की बात की जाए तो 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में कलकत्ता में किया गया था। ओके, ये जो है मुंबई में स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से जो है इसका स्टार्टअप किया गया, और जिसमें जो है 1856 से यहाँ पे उत्पादन शुरू हुआ। अब ये जनगणना के ऊपर है क्वेश्चन कि भारत 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, कौन से राज्य में है? तो हम लोग बिहार के, तो बिहार के बारे में जानते ही होंगे इतना तो ये जो है बिहार, यहाँ पे सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या है। बिहार नहीं, देखिए इसमें हिमाचल प्रदेश होगा, सॉरी हिमाचल प्रदेश। बिहार जो दूसरे नंबर पे आता है, हिमाचल प्रदेश होगा। बिहार जो है सेकेंड नंबर पे है, क्योंकि इसका प्रतिशत जो है लगभग 88.7% है, और हिमाचल प्रदेश में लगभग 90% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ करती है? गांव में निवास करती है, लगभग 90%। ओके, तो हिमाचल प्रदेश होगा, और दूसरे नंबर पे क्या होगा? बिहार होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक हवा है, ठीक, और इस हवा को पूछा जा रहा है कि हवा जो है कहाँ पर चलती है। हवा का नाम क्या है? सामल। ठीक, ये स्थानीय, जैसे हमारे यहाँ लू है, ठीक, तो उसी तरीके से सामल जो हवा है वो कहाँ पर चलती है? तो देखिए ये सामल जो है इराक में चलने वाली एक स्थानीय हवा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब देखिए ये राष्ट्रपति के बारे में है, तो राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, ठीक, सही है, करता है, और शुरू करता है, ठीक। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, जी हाँ कर सकता है, लेकिन अगर क्लाउज दिया हुआ है तो वो प्रधानमंत्री के कहने पर जो है करेगा। तीसरा, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है। जब सत्रावसान का मतलब क्या है? एक सत्र, शीतकालीन सत्र चाहे ग्रीष्मकालीन सत्र जो है, ये क्या हुआ? मानसून सत्र क्या हुआ? खत्म होता है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही जो है वो खत्म होता है। तो ये तीनों तो सही हो गए। चौथा, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। जी नहीं, ये जो काम करने का अधिकार है किसके पास है? लोकसभा स्पीकर के पास है। ठीक, ये जो किसके पास है इसका अधिकार? लोकसभा स्पीकर के पास है। तो इसमें कुछ जो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 होगा, ये जो है सही होगा। 1, 2 एंड 3 ये जो है गलत होगा। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन माह तक रोक सकती है? तो ये तो बहुत नॉन क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है धन विधेयक को 14 दिन तक के लिए जो है वो रोका जा सकता है। विधान परिषद या फिर राज्यसभा, ये दोनों जो है 14 दिन से ज़्यादा तक के लिए नहीं रोक सकती हैं। अगर इसे ज़्यादा दिन तक रोकती हैं तो क्या किया जाता है? मान लिया जाता है कि ये जो है वहाँ से पास कर दिया गया है। जबकि देखिए अगर विधान परिषद की बात करें तो अगर कोई साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक को जो है 4 माह तक के लिए जो है विधान परिषद रोक सकती है। तो एक ही बार में 4 माह के लिए नहीं, पहले 3 माह के लिए एक बार में रोक सकती है, फिर उसके बाद अगली बार आए तो 1 माह के लिए फिर से रोक सकती है साधारण विधेयक को। तो कुल मिला जुला के 4 माह रोक सकती है। लेकिन अगर धन विधेयक की बात है तो धन विधेयक जो है केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है, उसके बाद जो है ये पारित मान लिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे ना, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि राज्यपाल को कौन सी शक्ति नहीं दी गई है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संदर्भित करना, ये तो दी गई है। राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ ये रख सकते हैं किसी विधेयक को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का अधिकार, देखिए यही जो है गलत है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, परंतु उसको हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य मतलब डीपीएसपी की बात हो रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो किसमें भी बात की गई है? तो देखिए ये जो होगा अनुच्छेद 38, ठीक, 38 से 51 आप लोगों ने देखा है, जानते भी होंगे इसके बारे में। 36 से 51 तक ये पूरा चलता है, लेकिन इसमें जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 37 में क्या क्या गया है कि ये जो डीपीएसपी है उसको न्यायालय द्वारा मतलब कोर्ट के द्वारा इसको लागू नहीं कराया जा सकता, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, उनको न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है? लागू कराया जाता है। मतलब अगर कहीं पे अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में जो भी सब्जेक्ट्स हैं अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जाएंगे। वहीं पे 39 आर्टिकल 39 में कहा गया है कि पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। आर्टिकल 39 का इसके अंदर एक घ है सेक्शन, उसमें कहा गया है कि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो है लगभग पूरी मिल जाएगी। एक क्वेश्चन के जो सब कंटेंट्स हैं आगे पीछे वो भी जो है पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद का निर्णय करता है। ठीक, अगर मान लीजिए किसी सांसद की योग्यता चुनाव लड़ने की है कि नहीं, अगर वो जीत गया तो वो सांसद बनने की योग्यता उसके पास है कि नहीं, तो ऐसे अगर विवाद जनरेट हो जाते हैं, ट्रबल, तो इस ट्रबल से निकालने का काम कौन करेगा? तो देखिए राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन के सलाह पर, इलेक्शन कमीशन के सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है कौन? तो देखिए भारतीय जो प्रस्तावना है हमारा प्रेम्बल, उसमें आप देखेंगे कि मूल अधिकारों की भी बात कही गई है, नीति निर्देशक तत्वों की भी बात कही गई है और मौलिक कर्तव्यों की भी बात कही गई है। तो इस हिसाब से ये जो सभी हो जाएंगे इसके पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, मतलब ये काम केवल राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा के हाथ में नहीं है। जिस तरीके से लोकसभा में धन विधेयक वहीं से क्या होता है? इनिशिएट होता है, और राज्यसभा उसको 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकती, उसी तरीके से राज्यसभा के भी कुछ विशेष अधिकार हैं, विशिष्ट क्षेत्राधिकार है। वो कौन सा है? मतलब वो केवल राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा उस कार्य को नहीं कर सकती। देख लीजिए, नए राज्यों का निर्माण, या फिर युद्ध की घोषणा करने में, वित्तीय आपात के संबंध में, या राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए। तो देखिए क्या होगा, ये होगा इसका आंसर डी, कि राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है कि राज्य सूची के किसी विषय पर भी संसद को कानून बनाने के लिए ये क्या कर सकते हैं? प्राधिकृत कर सकते हैं कि हाँ आप इस विषय पर क्या करिए। अगर वो जनहित में है, अगर देश हित में है, तो राज्यसभा क्या कर सकती है? इनिशिएट कर सकती है राज्य सूची के भी विषयों पर
कानून बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, तो 1919 के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? देखिए, सही नहीं है बात कर रहा है, तो इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया। जी हाँ, 1919 में मार्लेमेंटो सुधार आया था। ठीक, उसने क्या किया था कि मुसलमानों और हिंदुओं का जो निर्वाचन क्षेत्र को अलग कर दिया था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, सही है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। जी हाँ, ये भी सही है, इसी अधिनियम के तहत जो है किया गया। अब आता है हमारा आंसर डी कि इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। जी नहीं, अभी हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा अप्रत्यक्ष के पास जाने में, जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हो गई थी? तो 1892 में ही हो गई थी, 1892 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों और प्रणालियों को अपनाया गया है? मतलब अगर संविधान में संशोधन करना है तो कितने विधि के द्वारा जो है संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो देखिए, इसके लिए सभी लोग जानते होंगे कि 3 विधियां अपनाई गई हैं। पहला, साधारण बहुमत से। ठीक, दूसरा, दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से। ठीक, मतलब 2/3 वाले से। और तीसरा वाला जो है वो क्या है? विशेष बहुमत से तो होना चाहिए, मतलब ये 2/3 वाला होना चाहिए, प्लस उसके साथ क्या होना चाहिए कि जो राज्य हैं, कुल राज्य हैं, उनमें से आधे से अधिक राज्य जो है उसके लिए सहमत हों। तो 3, साधारण बहुमत, दूसरा जो है 2/3 से मतलब विशेष बहुमत से, और तीसरा क्या है? विशेष बहुमत प्लस जो आधे से अधिक राज्यों की उसके साथ क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। और संविधान संशोधन के जो प्रावधान हैं वो कौन से कहाँ पर दिए हुए हैं? तो आर्टिकल 368 में जो है ये प्रावधान दिए गए हैं संविधान संशोधन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्रमानुसार क्या है? देखिए इनको और जरा सॉल्व करिए। देखिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि वीवी गिरी आए थे। वीवी गिरी, जहाँ वीवी गिरी मिले पहले उनको जो है आप देख लीजिए। तो वीवी गिरी यहाँ पर हैं और वीवी गिरी यहाँ पर हैं, तो इन दो लोगों को जो है, इन दो ऑप्शंस को आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, वीवी गिरी के बाद फिर नीलम संजीवन रेड्डी का जो है हम लोगों ने नाम सुना है, यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए ज्ञानी जैल सिंह आ गए। यहीं पे हमारा मामला फिनिश हो जाएगा और हमारा आंसर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अब देखिए कार्यकाल देख लेते हैं कि वीवी गिरी का जो कार्यकाल था 1969 से लेके 1974 तक था। फिर उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी आते हैं 77 से लेके 82 तक। फिर ज्ञानी जैल सिंह जो है वो इनके बाद आते हैं, वो 82 से लेके 87 तक रहते हैं। जबकि आर वेंकट रमन जो हैं उनका कार्यकाल 87 से लेके 92 तक आता है। तो इस बीच में आप लोगों का किसी न किसी ईयर में डेट ऑफ बर्थ होगा, तो उसमें एक लोग को तो आप मान लीजिए कि जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय हम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक, तो हमारे समय तो आर वेंकट रमन थे, आपके समय कौन थे? आप जरा उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि एक राष्ट्रपति के कार्यकाल का तो आपको याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। देखिए, यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है न्यायालय कि इसके लिए आपको कोई विशेष प्रोविज़न और विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है।
तो आप पढ़ाई पूरी कर लीजिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, 20 साल में ही बन जाएंगे आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो मतलब क्या है कि इसमें कोई भी सीमा जो है इसके लिए निर्धारित नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक, एक बार जब आप नियुक्त हो गए तो आपके जो उच्चतम न्यायालय की बात करें तो आयु सीमा 65 वर्ष तक जो है आप अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। और देखिए, इससे संबंधित जो योग्यता है कि आपको अगर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो इससे संबंधित जो योग्यता है वो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 124 में जो है वो दिया गया है। इसके अनुसार क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, ठीक है, 65 वर्ष की अधिक आयु न हो, ठीक, मिनिमम योग्यता नहीं है, या फिर वो किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किया हो तो भी जो है ये बन सकता है। और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपति के नज़र में आप एक अच्छे जो हैं विधिवेत्ता हों, मतलब कानून के जानकार व्यक्ति हों, तब जो है आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विटामिन है, विटामिन कौन सा है इसमें, कैरोटीन, राइबोफ्लाविन, इंसुलिन और एड्रेलिन। तो आप लोग जैसे देखिए विटामिन ए बी सी डी ई के का नाम जानते होंगे, तो बी के जो कंपाउंड्स हैं तो उसी बी के कंपाउंड से जो है आपको मिलेंगे। कुछ ट्रिक्स वगैरह से भी लोग याद करते हैं, मैं भी याद किया हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्रिक मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता। आप ये याद रखिएगा कि ये जो राइबोफ्लेविन है ये जो है क्या है, विटामिन है। कैरोटीन क्या है, इट्स अ प्रोटीन। कैरोटीन क्या है, प्रोटीन। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, ओके। और एड्रेलिन क्या है, ये भी जो है हार्मोन है, ठीक। तो यहाँ पे जो राइबोफ्लाविन है ये क्या है, विटामिन है। विटामिन B2 के जो है ये विटामिन बी के कंपाउंड्स हैं B2। वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है। दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है। किस चीज़ का अभाव है, देखिए विटामिन डी मिल जाएगा, विटामिन आयरन और विटामिन सी, आयरन तो मिल जाएगा, कैल्शियम और विटामिन सी का। देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी होगा, ठीक, क्योंकि दूध में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं मिलता और विटामिन सी तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए जो है इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता वर्तमान में, पहले माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा, मतलब लीवर के द्वारा किसका संश्लेषण जो है वो किया जाता है। तो देखिए विटामिन के का संश्लेषण जो है किसके द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। स्तनपाइयों का मतलब मैमल्स की बात हो रही है कि मैमल्स में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे, ठीक। तो देखिए श्वेत ग्रंथियां मूलतः क्या करती हैं, ये तापमान के नियंत्रण से संबंधित हैं, ताप नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का असामान्य घटक जो मूत्र में नहीं पाया जाता, ठीक। तो देखिए मूत्र में यूरिया पाया जाता है, क्रिएटिन पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, एल्ब्यूमिन जो है मूत्र में नहीं होता। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए, तो जो जनरल यूरिन है उसमें लगभग 95% क्या होता है, पानी होता है, ठीक। 2% लवण होता है, जैसे कौन कौन से, सोडियम, क्लोरीन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, ठीक।
अब पूछा जाता है कहीं कहीं कि ये जो यूरिन है उसका रंग पीला क्यों होता है। तो यूरिन का रंग जो पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरिन में उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। अब देखिए, आपके मोबाइल में जो है क्रोम ब्राउज़र चलता होगा, ठीक। क्रोम ब्राउज़र में आप देखेंगे एक लाल और पीले कलर का वो जो क्रोम का सिंबल रहता है, तो पीला क्रोम, तो आप यूरोक्रोम से उसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, स्टेथोस्कोप जब रखते हैं सीने पे तो उससे क्या होता है, आवाज़ आकर टकराता है, ठीक। टकराने के बाद फिर वो क्या करता है, वो कान तक पहुंचता है उस स्टेथोस्कोप से। तो क्या होता है, टकरा कर रिटर्न होना, मतलब कि क्या है, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर ये जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से वह कौन सी रुधिर वाहिका है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। देखिए, जो धमनी है वो धमनी क्या करती है कि ये शुद्ध खून को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। नहीं, ये जिगर को बोल रहा है ना, तो नहीं, ये हो जाएगी कौन सी, तो ये हो जाएगी यकृत धमनी, ठीक। फुफ्फुस धमनी नहीं हो जाएगी, ये यकृत धमनी हो जाएगी। देखिए, धमनी और शिरा होती है, ठीक। धमनी का काम क्या है, शुद्ध खून को ट्रांसपोर्ट करना, और जो शिराएं होती हैं उनका काम क्या है कि अशुद्ध खून को ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन के स्राव निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव किसके द्वारा होता है। तो देखिए, ये दोनों का स्राव जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसका एक नाम और है, सेल टर्सिका भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, कई नाम है इसके। तो सेल टर्सिका, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड्स, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 31। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, ठीक। किसके बीज से जैव ईंधन प्राप्त होता है। तो देखिए, एक जट्रोफा का पौधा होता है, ठीक। जट्रोफा का पौधा होता है, उससे क्या हो जाता है, उससे तेल निकाला जाता है और उसका जो है जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। जट्रोफा के बीज से जो है वो जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है, ठीक। गेहूं की पत्तियों पर जो है धब्बा पड़ जाता है, वो जो है किसके कारण होता है, ठीक। तो देखिए, आस्टिलैगोटिट्रिसी, ये जो आस्टिलैगोटिट्रिसी है, ये क्या है, बेसिकली एक रोगाणु है, ठीक, जो गेहूं के धब्बे होने का कारण बनता है। तो आस्टिलैगोटिट्रिसी याद रखिएगा, गेहूं का धब्बा रोग के लिए यही जो है कारण है। क्वेश्चन नंबर 33। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं, कौन से आधारभूत दो बल हैं, ठीक। स्थिर वैद्युत, नाभिकीय, गुरुत्वीय और नाभिकीय, कौन सा हो सकते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा गुरुत्वीय और नाभिकीय। ये जो दोनों आधारभूत बल हैं, ये क्या कर सकते हैं, दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। तो सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे एक परमाणु वाली गैस कौन सी है।
देखिए, बात की जाए तो जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं ना, वो सारी जो है वो क्या होती है, एक परमाणु वाली होती हैं। ठीक, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये उत्कृष्ट गैसों के उदाहरण नहीं हैं। इसमें उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो नियॉन है। तो अगर ये नियॉन उत्कृष्ट गैस है, तो इस तो जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं वो क्या होती हैं, एक परमाणु वाली होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, नियॉन। सभी उत्कृष्ट गैसें जो है क्या होती हैं, एक परमाणु वाली गैसें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, OF2। देखिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, सामान्यतः 2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, 2 बढ़ जाती है, +2 हो जाती है, जबकि नॉर्मली क्या होती है, -2। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती। कौन सी गैस, तो सोडियम के साथ अगर कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती, तो जल H2 कर दीजिए और उनके साथ अभिक्रिया करा दीजिए सबका। सोडियम का करा दीजिए Na, देखिए हाइड्रोजन है। पोटेशियम का, इसी तरीके से लिथियम का कर लीजिए, पोटेशियम का के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कैडमियम। ठीक, जो कैडमियम की जो धातु है ये, तो इसका मेन फैक्ट क्या है इसके पीछे, कि जितनी भी क्षारीय धातु होती हैं वो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती हैं। ठीक, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये क्या है, क्षारीय धातुएं हैं। तो ये जल के साथ जब अभिक्रिया करेंगी तो क्या करेंगी, हाइड्रोजन पैदा करेंगी। लेकिन ये जो कैडमियम है ये क्या है, क्षारीय धातु नहीं है। और जब ये कैडमियम हाइड्रोजन से कम होने के कारण यह जो क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता, और जिसके फलस्वरूप जो है हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करता ये कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 37 आसान है एकदम। पायस एक कोलाइड है, किसका कोलाइड है पायस, तो द्रव्य का द्रव्य में। ठीक, जैसे कि दूध, तेल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, उच्च ऑक्टेन ईंधनों की उत्पादकता में प्रेरक रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। मतलब कि ईंधन में ऑक्टेन क्षमता बढ़ाने के लिए, अब देखिए ऑक्टेन क्षमता बढ़ाने से क्या होता है कि जो इंजन है, ठीक, इनका जो बर्निंग प्रोसेस है इनके जो ईंधन का, वो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। ठीक, तो ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो देखिए इसमें ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए H2SO4 का जो है यूज किया जाता है। एक वर्ड है कुछ इंजन के, हो सकता है आप लोग को पता हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ऑक्टेन नंबर बढ़ने से क्या होता है, इंजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता। तो देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ में जो गामा है, ठीक ठीक, इसके उत्सर्जन के दौरान कोई भी परिवर्तन जो है नहीं होता है, चाहे वो द्रव्यमान में हो चाहे वो आवेश में हो, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। मतलब अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या ऐसा चीज़ मिलाया जाता है जिससे कि वो जमता है, अगर वो ना रहे तो वो जमेगा नहीं। तो देखिए
इसका आंसर हो जाएगा क्या, जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनना। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। पृथ्वी क्या है, देखिए अर्थ के ऊपर, अब ये सौर के प्रकाश की बात कर रही है, तापांतर से संबंधित है ये, ठीक। तो क्या है, उष्मा की अच्छी परावर्तक, अगर अच्छी होती तो यहाँ पे गर्मी नहीं होता, ठीक, पूरी गर्मी जो रिटर्न हो जाती, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, उष्मा की गैर अवशोषक, अगर गैर अवशोषक होती तो यहाँ पे गर्मी क्या होता, गर्मी नहीं पड़ती ना भाई, लेकिन यहाँ तो गर्मी पड़ती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक, अच्छी अगर अवशोषक होती तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती दिन में, और रात को क्या हो जाता, विकिरक अगर लौटा देती तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाता रात को, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। उष्मा की खराब अवशोषक, मतलब कम अवशोषण करती है, और खराब जो है विकिरक, मतलब अच्छी तरीके से ना उष्मा का अवशोषित कर पाती है, ना ही उसका अच्छे से परावर्तन कर पाती है। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धक लेंस जो है क्या होता है। देखिए ये जो लेंस के क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े ही कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक। तो इनको पढ़ते समय जो है आप बड़े ध्यान से पढ़ा करिए, और इससे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, ठीक। तो ये जो आवर्धक लेंस होता है वो क्या होता है, वृहद फोकस नहीं। तो सबसे पहले बात इसके अंदर जान लीजिए कि इस आवर्धक लेंस में होता है उत्तल लेंस, ठीक। आवर्धक में क्या होता है, उत्तल। तो उत्तल देख लीजिए किस में है, ये है और ये है, तो इन दोनों को तो जो है पहले आप एलिमिनेट ही कर दीजिए, ठीक। अब इसका जो फोकस होता है आवर्धक का, वो क्या होता है, अल्प होता है। कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल होता है, और इसका जो फोकस क्या होता है, अल्प होता है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, अल्प फोकस की दूरी के सहित उत्तल लेंस, ठीक। आवर्धक लेंस, इसमें कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, अल्प होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 का डी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वार्ट्ज किससे बनता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है, तो क्वार्ट्ज जो है एक, देखिए ये तो एक तरीके का रूपांतरित चट्टान है, ठीक। और रूपांतरित चट्टान है तो ये जो है कैल्शियम सिलिकेट से जो है क्वार्ट्ज बनता है, कैल्शियम सिलिकेट से जो है क्वार्ट्ज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बॉल पेन जो है वो गुरुत्वीय बल के ऊपर कार्य करता है। नीचे की तरफ है तो वो चलेगा, अगर आप ऊपर की तरफ उठा के दीवार पे अगर पेन से लिखना चालू करेंगे तो वो चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके स्याही जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो बॉल पेन जो है हमेशा किसके ऊपर, गुरुत्वीय बल के ऊपर जो है सिद्धांत पर काम करता है। तड़ित, तड़ित का मतलब समझ रहे, बिजली जो चमकती है उसकी बात हो रही है। तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो देखिए तड़ित जो है विद्युत के विसर्जन के द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है, विद्युत विसर्जन के द्वारा। अब देखिए जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसके ऊपर एक ऐसा हल्का सा एंटीना लगा के ऐसे ऐसे जो है एक एल्युमिनियम का या फिर लोहे का जो है छड़ लगा दिया जाता है, ताकि अगर इन केस कभी भी अगर बिजली इसके ऊपर गिरे तो ये क्या करेगी, उसका अवशोषण करके सीधे ज़मीन में ले जाएगी, जिससे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो तड़ित जो है किसके द्वारा, तो विद्युत विसर्जन के द्वारा जो है उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक, लेजर का आविष्कार जो है किसने किया। अब देखिए बिहार एग्जाम में लगभग जो है एक दो आविष्कार के बारे में जो है वो पूछ ही लेते हैं कि, तो इसमें पूछा गया कि लेजर का जो है आविष्कार किसने किया।
तो लेजर का जो आविष्कार है टी.एच. मेनन के द्वारा किया गया था, टी.एच. मेनन। और लेज़र का एक फुल फॉर्म होता है, देखिए ये पूरे जो वर्ड हैं लेज़र, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 47, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि अगर तापमान घट रहा है तो धातु का प्रतिरोध जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए धातु का प्रतिरोध भी क्या होता है, घटते जाता है। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, और तापमान घटाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो याद रखिएगा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बढ़ेगा तापमान तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर तापमान कम होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है, कितने स्तर पर किया गया है। तो देखिए ये जो है 3 स्तर पर जो है इसका किया गया है। कौन कौन सा स्तर है, तो राज्य सहकारी बैंक, ठीक, उसके नीचे केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, और बात जो है प्राथमिक ऋण समिति। तो इन तीनों के नाम याद नहीं रखना है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि सहकारी बैंकों का गठन जो है 3 स्तर पर किया गया है, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, और प्राथमिक ऋण समिति। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। ठीक, देखिए ये जो है कॉन्सेप्ट है मनी मल्टीप्लिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि बैंक ने क्या किया, M1 पैसे जो है वो क्या किए, रिलीज किए मार्केट में। ठीक, 100 रुपये, इस 100 रुपये में जिसके पास आया उसने क्या किए, 50 रुपये जो है इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। ठीक, उसी तरीके से क्या होता है, ये धीरे धीरे पैसा बैंक के पास से निकला 100 रुपये, लेकिन अलग अलग, अब इसने क्या किया, शेयर बेच दिया अलग अलग लोगों के पास। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट है मनी मल्टीप्लायर का, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकता इसको। तो देखिए ये जो है M3 जो है इसको हम लोग व्यापक मुद्रा कहते हैं, M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। तो M3 होता क्या है बेसिकली कि M1 मतलब जहाँ से मनी मेन स्टार्ट हुआ वहाँ से M1 प्लस बैंकों में जो और पैसा जमा हैं, वो बैंकों में जो अधिक पैसे जमा हैं उनको मिला के क्या होता है, M3 होता है। तो अब M3 होगा तो M1 प्लस M2 मत करिएगा, M1 प्लस जो बैंकों में अधिक जो जमाए हैं जो पैसे हैं वो होता है M3। क्वेश्चन नंबर 50 है कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा डाक वाला लॉर्ड डलहौजी के हिसाब से। ठीक, स्पीड पोस्ट सेवा जो है कब किया गया था, तो 1986 में किया गया था, 1986 में। अब 1986 के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही होगी, जरा आप 5-5 साल का कैलकुलेशन, 3 चलिए 3 पंचवर्षीय योजना, फिर 3 साल का गैप कर दीजिए, फिर 2 चलिए, फिर 2 साल का गैप कर दीजिए, उसके हिसाब से आप जो है इसको कैलकुलेट करिए। तो देखिए ये जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी। अब आप इसको अगर एग्जैक्टली याद रखना है तो स्पीड पोस्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपने लेटर जो है कहाँ पर भेज सकते हैं, 7 समंदर पार। ठीक, 7 समंदर पार अपने लेटर को आप जो है भेज सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से याद रखिएगा कि जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1986 में जो है ये स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी। और हाँ, एक पुस्तक भी आई थी जिसका नाम था कि स्पीड पोस्ट। ठीक, और उस पुस्तक की जो लेखिका थे उनका नाम था शोभा डे। ओके, तो याद रखिएगा कि ये जो आपका लेटर है स्पीड पोस्ट है वो क्या करेगा,
आपके जो खत हैं, जो संदेश है, वो कहाँ तक पहुँचा देगा? 7 समंदर पार तक। तो आप जो है स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? ठीक, देखिए ये जो प्रतिभूतियां हैं और जो ट्रेजरी बिल है, इसका सिंपल सा कौन करेगा? तो इस सारा का जो अथॉरिटी है वो कौन है? आरबीआई है। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी। और इसके वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय तथा जनसंख्या संचयी संबंध के बीच संबंध कौन दर्शाता है? आय तथा जनसंख्या संचय के बीच में संबंध कौन दर्शाता है? ये अर्थशास्त्र की अवधारणा है। कुछ कर्व्स बनाए गए हैं। ठीक, लॉरेंज कर्व्स, फिलिप कर्व। ठीक, तो इसमें पूछा गया कि आय, ठीक, तथा जनसंख्या संचय के संबंध के बीच संबंध को कौन दर्शाता है? तो देखिए लॉरेंज कर्व जो है, जिसको हिंदी में लॉरेंज वक्र बोलेंगे, ये जो है आय तथा जनसंख्या संचय के बीच में जो है संबंध को दर्शाता है। कौन? लॉरेंज वक्र। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए मुख्यालय तो कोई भी एग्जाम हो, एक मुख्यालय किसी भी एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। और हमारे पास क्या है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, अब रेड डेटा बुक जो है यही जारी करती है। रेड डेटा बुक क्या होता है? जो संकटग्रस्त प्राणी हैं उनके जो है उस लिस्ट में नाम रखा जाता है और कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाए जाते हैं ताकि उनकी जनसंख्या को ख़त्म होने से या कम होने से क्या किया जाए? रोका जा सके, उनकी जनसंख्या जो है बढ़ाया जा सके। और ये 1964 में जो है देखिए ये सबसे पहले IUCN की रेड डेटा बुक जो है पब्लिश की गई थी। ओके, तो ये IUCN जो है ये रेड डेटा बुक भी पब्लिश करता है। तो भाई इसका पूछ रहा है कि मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय देखिए स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कुछ भी ट्रिक वगैरह हो आप उसको लगा के याद कर लिया करिए, क्योंकि अगली बार के लिए छोड़ना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाँ अगली बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। पता चला कि आप 10-20 बार पढ़ते चले गए लेकिन याद नहीं हुआ। आप जब भी पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि उस चीज़ को उसी समय जो है याद कर लिया जाए। ठीक, अब देखिए पांडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पांडा ये हमेशा जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में आता है रेड डेटा बुक के। पांडा, पांडा कैसा होता है? एकदम स्वीट टाइप का होता है, क्यूट टाइप का। ठीक, तो आप उसी पांडा की तरीके से याद कर लीजिए कि पांडा बड़ा स्वीट टाइप का होता है, स्वीट लगता है पांडा देखने में। ठीक, तो ये IUCN के रेड डेटा बुक में शामिल है पांडा, और ये पांडा बड़ा स्वीट टाइप का है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किए? देखिए रामसर संधि जो हुई कब थी? तो ये हुई थी 1971 में। रामसर कहाँ पे है? तो देखिए ईरान का एक जगह है ईरान में, रामसर। 1971 में वहाँ पे क्या हुई थी? बैठक हुई थी, मीटिंग में। और भारत ने जो है इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 1982 में। ठीक, याद रखिएगा इसको। अब रामसर किस चीज़ से संबंधित है? तो ये वेटलैंड से संबंधित है। वेटलैंड्स क्या है? एक ऐसा एरिया जो लगभग वर्ष के 3 से 4 महीने पानी में क्या होता है? डूबा रहता है या फिर वो भीगा रहता है। ठीक, तो ये तो इससे क्या मतलब हुआ? देखिए इसमें क्या होगा? विभिन्न प्रजाति के जो पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाएंगे। कुछ जो स्पीसीज़ हैं वो उनका निवास स्थान है यहाँ पे। स्पीसीज़ को यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, छोटी छोटी मछलियाँ मिल जाएंगी उनके हिसाब से कुछ भी। तो इससे क्या होगा कि उनका जीवन निर्वाह होता है। ठीक,
तो यही है वेटलैंड्स। देखिए 2 फरवरी के दिन जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है। याद रखिएगा। भारत में अब तक कितने वेटलैंड्स हैं, तो 46 वेटलैंड्स हैं। ओके। 2020 में 2020 में इसमें 5 वेटलैंड शामिल किए गए थे, और 2021 में अभी 4 जो है नए वेटलैंड्स जो है इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जिसमें 2 जो है गुजरात के हैं और 2 जो हैं वो हैं तमिलनाडु के। तो याद रखिएगा कि 2021 में 4 और 2020 में जो है 5 वेटलैंड जो है और शामिल किए गए। तो टोटल मिला के हमारे यहाँ कितने हैं, टोटल 64 वेटलैंड्स हैं हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस, तो जल संसाधन दिवस जो है हमारे यहाँ कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को। देखिए अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं अपने से, तो एक बार क्या करिए कि जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप उसको क्या कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। पॉज करके आप अपने जो है आंसर टिक मार लीजिए कि आप कौन सा जो है आपने डिसाइड किया है आंसर को, उसके बाद जो है आंसर से मैच करा लिया करें। और इससे भी अच्छी बात है कि अगर आप इस बुक को मंगा लेते हैं तो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जल संसाधन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, देखिए 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है। अब आप इन लोगों को देख के बताइए, कोलकाता में हो सकता है क्या, नहीं। रांची में, नहीं। क्यों नहीं हो सकता, आप ज़रा इस जो नाम दिए गए उनको देखिए, देहरादून। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून। देखिए क्या है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान। देखिए वनस्पति की बात की जा रही है, वन सर्वेक्षण संस्थान की नहीं। वन सर्वेक्षण अगर संस्थान है तो वो जो है कहाँ पर है, देहरादून में है। बट वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है। ठीक, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होता है। ठीक, तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। जबकि वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो ये देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है हमको। ठीक, तारापुर। तारापुर कहाँ पर है, देखिए तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में। उसके बाद इसमें आपको ऐसा क्या लगता है पहले की और हमको अच्छे से देखिए, नरौरा। ठीक, नरौरा अहरौरा ये सब कहाँ पर है, नरौरा और अहरौरा उत्तर प्रदेश में। तो नरौरा और अहरौरा मैंने उत्तर प्रदेश में मान दिया। अब ए का तीसरा और डी का दूसरा, ए का तीसरा और डी का दूसरा केवल और केवल जो है इसी में है, सी में। फिर भी जान लेते, कैगा कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। और कुडनकुलम कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन, सरोजनी नायडू, वेल नोन है। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के लेखक सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था। प्रारूप की बात की जा रही है कि प्रारूप किसने बनाया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है इसका प्रारूप बनाया था। अब देखिए जो पिछला था सरोजनी नायडू के बारे में, तो सरोजनी नायडू के बारे में एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि 1925 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू बनी थी। इससे पहले जो एनी बेसेंट बनी थी 1917 में, तो वो विदेशी महिला थी, वो भारतीय महिला नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले इलाही की उपाधि
किस शासक ने धारण की? ठीक, जिले इलाही की उपाधि किसने? तो देखिए बलबन, ये ऐसा एक सुल्तान था जिसने जिले इलाही की उपाधि से धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? ठीक, तो देखिए हमको क्या करना रहता है बेसिकली कि जैन स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 तो हमको क्या करना है, याद ही रख लेना चाहिए। ठीक, तो पहले कौन थे, दूसरे कौन थे और तीसरे कौन थे? तो पहले जो थे वो ऋषभ देव थे। ठीक, दूसरे कौन थे, अजीतनाथ थे, और तीसरे कौन थे, संभवनाथ। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे संभवनाथ, तीसरे तीर्थंकर जैन धर्म के। पहले ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ। 24 में महावीर, 23 में पारसोनाथ, 22वें की बात करें तो अरिष्टनेमी, और 21वें की बात करें तो नेमिनाथ। ये इस तरीके से 3-4 स्टार्टिंग के, 3-4 बाद में के जो है याद करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्याग पत्र देना पड़ा था? तो इल्बर्ट विवाद के बारे में आप जानते ही होंगे कि क्या है इल्बर्ट विवाद। देखिए इल्बर्ट विवाद क्या था कि जैसे कि भारतीय नागरिकों से संबंधित जो भी केस होते थे उसके ऊपर सुनवाई जो भारतीय जज भी करते थे और अंग्रेज जज भी करते थे, लेकिन अगर विदेशी ब्रिटिश के मामले की अगर कोई सुनवाई हो रही है तो उसका सुनवाई केवल ब्रिटिश जज ही करते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल जो पेश किया गया किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के टाइम में, लॉर्ड रिपन ने के टाइम में पेश किया गया कि देखिए जो विदेशी मामले हैं, जो ब्रिटिश के मामले हैं उस पर भी सुनवाई कौन कर सकता है, जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो कर सकते हैं। ये मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ लिया और इसके तहत जो है इल्बर्ट विवाद के तहत क्या लॉर्ड रिपन को क्या करना पड़ा, अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही क्या करना पड़ा, इनको इस्तीफा देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा, और त्यागपत्र दे के ये चले जाते हैं। अब एक बात और रखिए कि ये जो रिपन है, इन रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक, और इनका कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल जो था वो 80 से लेकर 84 तक था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? ठीक, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। देखिए यहाँ पे पद के भूखे की बात हो रही है, भूख। अब आदमी क्या करता है कि चटोर आदमी क्या होता है, भूखा होता है। ठीक, कोई भी चीज़ दिखाई पड़ जाएगा तो सोचेगा कि चटोर का मतलब क्या है कि जीभ का थोड़ा सा स्वाद अच्छा होने वाला आदमी, जो देखते ही कुछ जीभ मुंह में उसके पानी आ जाए। तो देखिए ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो क्या हैं, पद के भूखे हैं। ठीक, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अब आपको याद रखना है, आप कैसे भी याद रखिए, लेकिन याद तो आपको रखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। पालखेड़ा का युद्ध, कौन सा युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, बाजीराव प्रथम तथा निजामुल मुल्क के द्वारा। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क। अब देखिए इससे संबंधित कुछ और युद्ध हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक ये पालखेड़ा है, ठीक, उसी तरीके से एक खेड़ा का भी युद्ध है। ठीक, ये खेड़ा सेड़ा नहीं है, खेड़ा है। खेड़ा का युद्ध जो है वो 1707 में हुआ था। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तब की बात हो रही है। फिर उसके बाद शंकर खेड़ा का युद्ध होता है, वो 1724 में होता है, 1724 में। और उसके बाद पालखेड़ा का जो ये युद्ध है वो कब होता है, 1728 में, 1728 में। 7, 24 और 28, इसे याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65 किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? शाही दरवेश, देखिए औरंगजेब को जो है शाही दरवेश कहा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल की बात करें तो 1658 से लेके कब तक रहा? तो 1707 तक रहा। ठीक, जैसे ही ये मरा उसके बाद क्या हो गया? सब लोग खड़े हो गए कि भाई हम राजा बनेंगे। तो हो गया क्या? खेड़ा का युद्ध। ओके, जैसे ये मरा वैसे सब लोग खड़े हो गए, खेड़ा का युद्ध लड़ने लगे। ओके, तो शाही दरवेश किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। फिर बात करते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? कौन से अधिवेशन की बात हो रही है? तो देखिए, ये जो 1926 में गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? गुवाहाटी में आई। ठीक, 1926 में। और ये जो था वो 41 जो है 41वां अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता जो है वो श्रीनिवास अयंगर ने की थी। श्रीनिवास अयंगर ने। ठीक, तो इस अधिवेशन में जो है प्रत्येक कांग्रेसी नेता को बोला गया कि भाई आप आएंगे तो खादी पहन के ही आना। ठीक, तो याद रखिएगा 41 कौन सा? 1926 में। कहाँ पर हुआ था? तो गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? किया गया था, नहीं किया गया था, आप इन चीज़ों को जो है हमेशा क्या करिएगा? अंडरलाइन कर लिया करिए क्वेश्चन को। ठीक, क्योंकि इसमें 3 ऐसे हैं जो किया गया था, एक ऐसा है जहाँ पर नहीं किया गया था। आप पहला देखेंगे उसी को मार के चले जाएंगे। तो किया गया था कि नहीं किया गया था उसको पहले अंडरलाइन कर लिया करिए। ठीक, अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में, सतारा में और तामलुक में, ठीक, इन जगहों पर जो है समानांतर सरकार का गठन किया गया था। जबकि महदहा है यहाँ पे जो है समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए असहयोग आंदोलन पूछ रहा है। ठीक, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को जो है कब? 10 मार्च को। और असहयोग आंदोलन 1922 में जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, क्यों भाई? क्योंकि बोला गया कि आप जो है ना ये असंतोष फैला रहे हैं, लोगों को जो है आप क्या कर रहे हैं? भड़का रहे हैं। इसलिए क्या किया जाता है? आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक, तो 10 मार्च 1922 को जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 किस स्थान से युगल सौदा के प्रमाण मिले? युग्म समाधियाँ, ठीक, सौदा, यही बात हो रही है। तो हम लोग लूसेंट में पढ़ते हैं। कहाँ से? तो कालीबंगा और लोथल। ठीक, इसमें कालीबंगा दिया हुआ है, लोथल नहीं दिया हुआ है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि लोथल भी होगा। ठीक, लोथल और कालीबंगा इन 2 जगहों से क्या किया गया है? युग्म समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। अब देखिए ये मिलान करना है, इसकी खोज कब कब की गई थी। सबसे पहले खोज किसकी की गई? हड़प्पा की। कौन से ईयर में? तो सबसे पहला ईयर 1921। फिर उसके बाद चंदहुड़ो की, ठीक, इसके 10 साल के बाद। ठीक, हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा, देखिए हड़प लिया तो क्या हो गया? दया आ गई, तो दयाराम साहनी। चन्हुदड़ो, ठीक ठीक 10 साल के बाद, 21 के बाद 31। ठीक, इसके जो हैं खोजकर्ता थे, इनका नाम था गोपाल दास माजुमदार। फिर उसके बाद आता है रंगपुर के जो खोजकर्ता थे उनका नाम रंगनाथ राव।
अपने ही नाम पर उन्होंने नाम भी रख दिया। कौन से सन में खोजा? तो 1953 में, ये जो है 1953 में। फिर उसके बाद आता है लोथल। ठीक, लोथल के भी जो खोजकर्ता हैं वो कौन थे? तो रंगनाथ राव ही थे। तो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके 100 साल के बाद जो है इन्होंने क्या किया? लोथल को खोज दिया। तो 1957 में हो जाएगा। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप भी मिला चुके होंगे इसको। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं मैथ के, इस पे सॉल्व करते मुझे बनेगा नहीं। आप जो है इसके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व करिएगा। इससे अच्छा है कि आप बुक को मंगा कर सॉल्व करिएगा, ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं भी मंगा पाए गए तो एटलीस्ट आपके पास इतना डेटा अवेलेबल होगा। 2-3 क्वेश्चन ही इसमें रहते हैं मैथ्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैथ के क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करा पाना थोड़ा सा ट्रबल होता है। हाँ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस, तो देखिए ये जो है वो 20 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर के दिन। और 2020 में जो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया उसका कुछ थीम बड़ा था। हालांकि इतने बड़े बड़े थीम नहीं पूछे जाते, कुछ इंटरेस्टिंग बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, सबका थीम पूछना और सबका याद करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़े। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डेटा वी कैन ट्रस्ट। ठीक, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, ये जो था विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम थी। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? ठीक, तो ऊर्जा संक्रमण की बात हो रही है। तो देखिए इसमें जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना रहा? तो 74वां रहा। पहले स्थान पर कौन होगा? स्वीडन। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। किसे जो है नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नया अध्यक्ष? तो देखिए शेखर कपूर को जो है चुना गया है। नहीं, अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष जो है कौन है? परेश रावल। ठीक, और एक है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष जो हैं कौन है? शेखर कपूर को बनाया गया है। जबकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, अब नाटक कौन सबसे ज़्यादा करता है? परेश रावल। ठीक, तो उसी हिसाब से आप परेश रावल को टिक कर लीजिए। हाल में ही माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक, ये माली जो हैं ये सब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं हिंद महासागर में। ये जो रावण के नाना के नाम में, ये नाना जो है ये वहीं के थे लोग, सुमाली, माली और माल्यवान करके थे। ठीक, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मोक्टर ओयने को जो है क्या किया गया है? नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है माली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक शशि थरूर। ठीक, सबसे अच्छा इंग्लिश बोलने वाले, इनका इंग्लिश जो है शशि थरूर का फेमस है। ओके, इनकी कुछ और
चर्चित किताबें हैं, जैसे कि वाई आई एम अ हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये जो है इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 81 की राज्य और उसके राज्यपाल से है। देखिए ये क्वेश्चन नॉर्मली आप मान के चलिए कि नहीं आता है, लेकिन हाँ, अगर आपके एग्ज़ाम से महीना दिन पहले पहले 15 दिन पहले अगर कहीं के राज्यपाल चेंज हुए हैं तो उनका आपको नाम देख लेना ज़रूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे केरल में जो है लिखा हुआ है आचार्य देवव्रत, तो नहीं, अभी ये जो है आचार्य देवव्रत कहाँ के हैं राज्यपाल, तो ये राजस्थान के हैं। ठीक, तो उस तरीके से जो है बदलते रहते हैं। गुजरात के कल्याण सिंह, ठीक, तो ये जो है अभी कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई फिलहाल में, तो ये जो है गुजरात के राज्यपाल रहे हैं। तो ऐसे जो फिलहाल में अभी करंट में एक महीना पहले जो चेंज हुए रहेंगे उनको, उनके जो सारे लिस्ट है एक बार जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्वेश्चंस इससे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, मतलब कौन से दिवस की ये थीम थी, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड द क्लाइमेट चेंज। देखिए ये जो है विश्व शौचालय दिवस का थीम था। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, देखिए 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, 19 नवंबर के दिन जो इंदिरा गांधी का जन्मदिन है वो भी मनाया जाता है। ठीक, तो विश्व शौचालय दिवस जो है इस 19 नवंबर के दिन मनाया जाता है। पता नहीं कौन से सोच के कारण जो है लोगों ने विश्व शौचालय दिवस जो है ये रखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया। 83, भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो देखिए जापान के साथ जो है वो समझौता किया है। ये जो जापान है, और जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी कहाँ पे है, टोक्यो है। और टोक्यो देखिए एक होन्शु द्वीप है वहाँ पे, वहीं पे स्थित है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना, ठीक, इनका जो हार्ट अटैक से कुछ दिन पहले जो मृत्यु हो गई थी हृदयाघात से, ठीक, तो पूछा जा रहा है कि ये किस देश के खिलाड़ी थे। ठीक, तो ये जो है किस देश के खिलाड़ी थे, तो देखिए ये जो है अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। ठीक, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, तो इतना अर्जेंट था कि इनको जो चिकित्सा है वो नहीं दी जा सकी अर्जेंट में। ठीक, तो हृदयाघात अर्जेंट में डिएगो मैराडोना जो है ये इनकी मृत्यु होगी। तो डिएगो मैराडोना कहाँ से संबंधित है, तो अर्जेंटीना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, क्वेश्चन नंबर सिट मैक्स। ठीक, अब देखिए कुछ ज़्यादातर जो युद्धाभ्यास होते हैं ना, ये ऐसा देशों के नाम से होते हैं, तो ऐसे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, लेकिन दिया हुआ है तो हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए एस से क्या हो जाएगा, आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, आई से क्या हो जाएगा, ठीक, टी से क्या हो जाएगा, तो सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। ठीक, मैरी टाइम एम से हो जाएगा क्या, मैरी टाइम, और एक्स से हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक, तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। मैरी टाइम का मतलब क्या है, समुद्री अभ्यास है ये। ठीक, सैन्य अभ्यास, समुद्री सैन्य अभ्यास है ये नौसैनिक का, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी। तो नाम इनके जो होते हैं छिपे होते हैं ज़्यादातर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखिए बहुत कम आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख योजना है। ठीक, तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहाँ की योजना है,
तो देखिए, ये जो है गुजरात राज्य की प्रमुख योजना है। अब इसका उद्देश्य क्या है? ज़्यादा बारिश, सूखे या बिना मौसम के चलते जो फसल जो बारिश हो जाती है तो इससे जो फसल का नुकसान हो जाता है, तो इससे जो है किसान, इससे बचने के लिए किसानों को क्या किया गया है कि 1 लाख रुपए की तक की मदद जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। कितने तक की? 1 लाख रुपए तक की मदद जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जो है जारी किया गया? ठीक, रोजगार संगी की बात हो रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने क्या किया कि इस रोजगार संगी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। अब ये रोजगार जो बेसिकली संगी जो ऐप है ये कौशल प्रशिक्षण हेतु है, और इससे जो है रोजगार जो है उपलब्ध कराए जाएंगे युवाओं को। ये सब सारी चीज़ें तो कहने की, हालांकि ये लोग कुछ रोजगार कहाँ से उपलब्ध करा पाएंगे ये लोग, लेकिन हमें पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की? नमस्ते की बात की जा रही है, ठीक, याद रखिएगा, ऑपरेशन नमस्ते। तो देखिए, ये भारतीय थल सेना की बात है, ठीक। तो ना इसमें कुछ रेस्क्यू करना है ना कुछ करना है। इसमें बेसिकली क्या है कि ये थल सेना मतलब भारतीय सेना के अंदर जो लोग हैं उसमें जो कार्य कर रहे हैं उन तक जो है कोरोना का प्रसार न हो, उसी को रोकने के लिए जो है ये ऑपरेशन नमस्ते जो है वो चलाया गया था। खुद को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए और संक्रमण मुक्त होने के लिए जो है ये चलाया गया था भारतीय थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजर पेनरोज को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? देखिए, 2021 का भी जो नोबेल पुरस्कार है वो भी आ गया है, तो हमें याद रखना है 2020 का भी और 2021 का भी, दोनों क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो किसके लिए पूछा है? रोजर पेनरोज, ठीक। रोजर पेनरोज जो हैं इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में जो है ये दिया गया है। 3 लोगों को दिया गया था ये, रिनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज और रोजर पेनरोज, ये 3 लोगों को जो दिया गया था। तो बेसिकली रोजर पेनरोज को ये बेसिकली जो है ब्लैक होल की खोज के लिए जो है रोजर पेनरोज को ये जो है उस पर रिसर्च करने के लिए जो है रोजर पेनरोज को दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 91, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया था? निवार, देखिए कहाँ पे पूछ रहा है? तमिलनाडु और पुदुचेरी, ठीक, इस क्षेत्र में जो तूफान आया था इसका नाम क्या था? निवार। तो इसका जो है नामकरण किसने किया था? ये जो चक्रवात आते हैं वो सीक्वेंस वाइज क्या होता है, अलग अलग देश उसका नामकरण करते हैं। तो निवार का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया था? ईरान के द्वारा किया गया था, ठीक। निवार का मतलब क्या होता है? निवार का मतलब होता है रोकथाम करना, जैसे निवारक अधिनियम हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है, निवारक अधिनियम, उसी तरीके से निवार है। निवार का अर्थ क्या होता है? रोकथाम करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 कि भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सा सही है? तेजपुर लीची, अब देखते जाइए, ये तेजपुर लीची, पलानी पंचामृतम मिष्ठान, जीरा फूड चावल छत्तीसगढ़, इरोड हल्दी महाराष्ट्र, कौन सा सही सुमेलित है पूछा जा रहा है। तो देखिए, जीरा फूल चावल जो है यही केवल जो है सही सुमेलित है, और बाकी जो है सब गलत गलत और गलत है।
तेजपुर लीची कहाँ से संबंधित है? तो ये जो है असम से संबंधित है। ठीक। पलानी पंचामृतम मिष्ठान जो है कहाँ से है? तो ये तमिलनाडु से है। जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ से है। और इरोड़ हल्दी जो है ये भी कहाँ से है? तो तमिलनाडु से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 92, भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? देखिए जब भी हम लोग क्वेश्चन शुरुआत किए थे उसी में पहले क्षेत्र वाला आया था, अब प्रतिशत वाला आया है। तो वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा होगा? मैंने बताया भी था, कौन सा होगा? मिजोरम। 93, IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में और संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पे किया गया? कि भारत में किया गया या बी और सी दोनों जगह पे किया गया? कहाँ पे किया गया? तो देखिए इसका जो है संयुक्त अरब अमीरात में, UAE, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। ओके, यहाँ पे किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है। तो केंद्र शासित प्रदेश देशों में सबसे जो अव्वल दर्जे का रहता है वो कौन रहता है? तो ये देखिए ये लक्षद्वीप है। ठीक, ये 100% ऑर्गेनिक प्रदेश है। देखिए 2016 में जो है सिक्किम को जो है 100% जैविक प्रदेश वाला जो है पहला राज्य घोषित किया गया था। कभी 2016 में। क्वेश्चन नंबर 95, देश की पहली सी प्लेन सेवा का शुरुआत कहाँ से किया गया? देखिए बहुत आसान है। जब ऐसे चीज़ हो ना तो आप याद कर लीजिएगा कि अगर इसका उद्घाटन मोदी जी किए हैं तो जाके गुजरात में ही करेंगे। उनको गुजरात और गुजरातियों से बहुत प्रेम है। ठीक, जिससे महात्मा गांधी बहुत प्रेम है। वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के थे लेकिन बहुत प्रेम है उनसे। तो ठीक, तो पहली सी प्लेन सेवा जो है वो कहाँ पर शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत की गई गुजरात में। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। और वो भी नर्मदा जिले का जो केवड़िया है वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। ठीक, एंटी रेडिएशन नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि रुद्रम। ठीक, ये जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है। देखिए इसका जो परीक्षण है उड़ीसा के बालासोर से किया गया और इसका जो डेवलपमेंट है वो DRDO ने किया। देखिए इसका मेन मकसद क्या है कि ये रडार को ही क्या करेगी? रडार को आइडेंटिफाई करेगी। कौन सा रडार जो है हमारे प्लेन्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये जो मिसाइल है रुद्रम ये क्या करेगी? किसी प्लेन को आइडेंटिफाई नहीं करेगी, ये रडार को आइडेंटिफाई करेगी कि कौन मुझे पहचान रहा है। ठीक, रडार का काम क्या है कि अपने रेंज में आने वाले जो प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है। ये रुद्रम क्या करेगा? उन्हीं को आइडेंटिफाई कर लेगा और आइडेंटिफाई करके क्या करेगा? उन्हीं के ऊपर हमला बोल देगा। मतलब कि ये रडार को ही ख़त्म करने वाला सिस्टम है रुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 कि फोर्ब्स द्वारा जारी सूची विश्व की 100 महान सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? ठीक, तो इसमें जो है एंजेला मार्केल को जो है वो पहला स्थान दिया गया है। जर्मनी के चांसलर हैं एंजेला मार्केल। इसमें देखिए निर्मला सीतारमण को भी स्थान दिया गया है और कैमला हैरिस को भी इसमें स्थान दिया गया है। तो पहले स्थान पर किनका नाम है? एंजेला मार्केल को। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? कहाँ पर किया गया? तो देखिए इसका जो सम्मेलन है वो कहाँ पर किया गया? श्रीलंका में, 5वां बिम्स्टेक का। और इसका देखिए जो मुख्यालय है बिम्स्टेक का वो कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। और नहीं, बिम्स्टेक का जो है
ढाका में है, सॉरी, बांग्लादेश के ढाका में है। और बिम्स्टेक की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है कभी की गई थी, तो 1997 में की गई थी। इसमें जो देश हैं उनका नाम क्या है, तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ये जो देश हैं बिम्स्टेक के पार्ट हैं। तो 5वां बिम्स्टेक से सम्मेलन कहाँ पे किया गया था, श्रीलंका में, 2020 वाला, ठीक, 5वां मतलब 2020। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो 2020 में हुए उसमें 26 महिलाएं जो हैं वो जीत कर आई हैं। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल में ही चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना, याद रखिए नाम, ये नया नाम है, लुहरी जल विद्युत परियोजना, किस नदी पर जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक। तो लुहरी जो परियोजना है वो सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है ये, ठीक। तो याद रखिएगा कि ये हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर जो है वो लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है बनाई जा रही है। तो इसी के साथ इस वीडियो के सारे क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, और इसके प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करिए, बुक को मंगा लीजिए और इससे प्रैक्टिस करिए। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करना नहीं चाहता इस पर, क्योंकि इसके पीडीएफ के प्रिंटिंग वगैरह में बुक के जो है, जो भी सर हैं हमारे, उनका बहुत बड़ा खर्च भी होगा, और हम लोग उनसे पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी योगदान है उनका। तो इसका मैं पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल नहीं करा पाऊँगा। तो आप क्या करिए कि इसका बुक मंगा लीजिए और अच्छे से इसका टेस्ट को आप सॉल्व करिए। बाकी प्रवीण सर का ये योगदान बहुत अच्छा है, हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है, तो एटलीस्ट उनके लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और बाकी बहुत अच्छा बुक है और बहुत अच्छे सेट्स हैं। इसके वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सबको मंगा के धीरे धीरे सॉल्व करिए, और इससे बाहर के क्वेश्चन जो है आई थिंक नहीं आएंगे। मैं उनका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उनका एक स्टूडेंट हूँ, उनके वीडियोज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, तो ये मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। लेकिन आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप जो है बुक मंगाइए, और बुक मंगा के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वीडियो देख लिया, ठीक है, बुक मंगाइए, सॉल्व करिए, ज़्यादा चीज़ें जो है आपके समझ में आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।